तो हमारा आज का लक्ष्य क्या रहने वाला है भाई? सबसे पहले आप ये समझो ना, आप भी होता क्या है, अगर इनको मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कितना आ जाएगा। डायगोनल वाले एलिमेंट्स का मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए आ जाता है, ये क्या कहलाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है भाई, ओटी का मतलब क्या होता है बेटा, ये मैट्रिक्स है आपका 3x1 का और ये है 1x3 का, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी आपसे सममित और विषम सममित टाइप की पूछेगा, आपको क्या करना है। हेलो बच्चे पढ़िए, क्या हालचाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग वन शॉट सीरीज में आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा मैट्रिक्स, ठीक है। क्लास 12th में अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्या भैया, पहला रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा जो है हम लोग आईटीएफ पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स या फिर आव्यूह बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपके मैक्सिमम 5-6 नंबर का आ जाता है, ठीक है। कम से कम 5-6-7 नंबर का आ जाता है। और इसी से रिलेटेड एक आपका डिटर्मिनेंट्स वाला भी चैप्टर है जिसे हम लोग साडिक बोलेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप पहले मैट्रिक्स अच्छे से पढ़े रहोगे तो साडिक आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित में भी हम लोग कॉमर्स का वन शॉट पढ़ रहे हैं और इसमें भी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है बेटा, मैट्रिक्स बोला जाता है। चैप्टर का नाम है आव्यूह या फिर मैट्रिक्स। किसी भी बोर्ड के हो आप, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो बेटा, सब में चल जाएगा। अदर बोर्ड्स के भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इवन सीबीएसई के भी हो, ठीक है, तो भी चल जाएगा। किसी भी बोर्ड के हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, बिहार बोर्ड के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी बोर्ड्स के हो, अगर आपने मैथ्स ले रखा है तो सब में ये चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह चैप्टर, पूरा स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे और एडवांस तक जाएंगे आखिर तक। क्या पढ़ने वाले हैं आज आव्यूह में, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का लक्ष्य क्या रहने वाला है भाई, पूरा का पूरा चैप्टर। जैसे इसकी डिफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या देखेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखने के बाद देखेंगे कि भाई सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि आप विश्वास स्टेट बोर्ड की बैच ढूंढोगे कैसे, क्योंकि ये बैच फ्री है। आप ऐप पर भी जाके पढ़ सकते हो और कॉमर्स वाला जो वाईटी चैनल है हिंदी मीडियम का, उस पर भी पढ़ सकते हो। अगर आप ऐप में जाके ढूंढोगे, ऐप इसका पीडब्ल्यू का ऐप या फिर pw.live पे, वहां पे आपको दिख जाएगा विश्वास स्टेट बोर्ड, सर्च करना है तो आपको ये फैकल्टी दिख जाएगी आपकी प्यारी सी, और ये दिख जाएगा आपका 2026 विश्वास स्टेट बोर्ड 2026। तो यहाँ आपको जाके सर्च करना है, सिंपल सा, आपको बैच दिख जाएगा और आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा इनरोल्ड का। तो जैसे ही आप इनरोल्ड हो जाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हो जाएगा, कोई नया चैप्टर अपलोड हो रहा है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप इनरोल्ड किए रहोगे। अगर आप इनरोल्ड नहीं किए रहोगे तो नहीं मिलेगा, फिर आपको बार बार जाके चेक करना पड़ेगा कि ये वाला चैप्टर अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज, अगर आप जैसे कि हो सकता है कि आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ही वीक है, आप उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर जो है टॉपिक्स देखना चाह रहे हो, तो बेटा वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे अकाउंटेंसी है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, आप किसी पे भी टैप करोगे। जैसे आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़, मान लेते हैं आपको अकाउंटेंसी नहीं समझ में आ रही है, आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, तो आप अकाउंटेंसी पे जाओगे, टैप करोगे, वहां पे आपको सारे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप वहां से वन शॉट जाके वीडियो देख सकते हो। क्लियर है। सिमिलर जैसे यहाँ पे अगर आपने इकोनॉमिक्स पे टाइप किया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे टाइप किया है, तो आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट मिल जाएगा, छोटू सर पढ़ाते हुए दिख जाएंगे आपको। क्लियर। सामान परिचय, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियोज मिल जाएंगे और लेक्चर मिल जाएंगे। तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस आपको क्या सर्च करना है, विश्वास स्टेट बोर्ड, ठीक है।
और कोई अगर आपका छोटा भाई या फिर छोटी बहन क्लास 11th में पढ़ रही है, कॉमर्स ले रखा है और उसे हिंदी मीडियम से पढ़ना है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। कौन सी बैच भाई? उदय स्टेट बोर्ड क्लास 11th के लिए, किसी भी बोर्ड्स के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए ये एक ही बैच है, ठीक है, कंबाइन करके। दूसरा उदय प्रो स्टेट बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स 2026, ठीक है, ये पेड बैच है, फ्री बैच नहीं है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये पेड बैच है। विश्वास स्टेट बोर्ड फ्री बैच है और ये आपका पेड बैच है। अगर आप नॉर्मल बैच ले रहे हो तो 2499 का पड़ेगा, जो कि अभी प्राइस में मतलब कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, 10,000 का बैच है, तभी 2499 का मिल रहा है। और अगर आप प्रो बैच ले रहे हो तो ये 4499 का मिलेगा, 4499 का मिलेगा। और ये भी अभी क्या है, डिस्काउंट में चल रहा है। इसके अपने फीचर्स हैं, जैसे आप किसी और बैच को ले रहे हो, ये बैच जैसे आपने परचेज किया तो इसकी जब तक वैलिडिटी है आप इसी में बने रहोगे। बट अगर आप ये परचेज कर रहे हो तो अगर 2.0 3.0 अपकमिंग बैचेज आ रही तो उनका भी एक्सेस आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे इस बैच को प्रेफर करते हैं क्योंकि इनको आगे भी एक्सेस मिल जाते हैं। सिमिलर अगर आप विश्वास स्टेट बोर्ड से पढ़ ही रहे हो तो इसका मतलब आप क्लास 12th में हो और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो। जो पेड वाले बच्चे पढ़ते हैं उनसे आपको कंपटीशन करना है कि नहीं सर हमको अच्छे से पढ़ना है, हमको कोई ऐसी बैच बता दो जहां पे पूरा पढ़ाया जा रहा हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो। तो बेटा क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड के लिए अलग बैच है, यूपी बोर्ड के लिए अलग बैच है। बाकी जो अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अपना सिलेबस मैच करा लेंगे कि बिहार बोर्ड से मिल रहा है कि यूपी बोर्ड से मिल रहा है। जिस भी बोर्ड से मिल रहा है आप वहां से बैच परचेज कर सकते हो, उस ठीक है, उस बैच को परचेज कर लो, चाहे यूपी का चाहे बिहार का, ठीक है। अगर हम लोग बिहार बोर्ड की बात करें तो परिश्रम बिहार बोर्ड चल रहा है, परिश्रम बिहार बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स, जिसे कौटिल्य बोला जाता है, ठीक है। इसकी भी फीस 2499 है और दूसरी बैच की फीस 4499 है। परिश्रम प्रो वही प्रो वाला फीचर है कि अपकमिंग बैचेस के एक्सेस भी मिल जाएंगे और इसमें ये फीचर नहीं है। तो आपको इसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, लाइव मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगी और उसके बाद जो पीपीटी हम जिससे पढ़ाते हैं वो भी पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, बराबर टेस्ट होगा, हर वीक टेस्ट होगा, जो कि आपको विश्वास स्टेट बोर्ड में नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे अपने अलग फीचर हैं अगर आप पेड बैच ज्वाइन कर रहे हो। सिमिलर अगर हम लोग बात करें यूपी बोर्ड का भी है भैया, यूपी बोर्ड 2026 का भी बैच बिंदास तरीके से एकदम धाकड़ तरीके से चल रहा है। कौटिल्य या फिर परिश्रम स्टेट बोर्ड 2026 और प्रो स्टेट बोर्ड 2026, इसकी भी फीस 4499 है और इसकी फीस 2499, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल हो आप ले सकते हो, चाहे यूपी बोर्ड का चाहे बिहार बोर्ड का। क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर आब्यू मैट्रिक्स, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स या फिर आब्यू। सबसे पहले आप ये समझो ना, आब्यू होता क्या है। एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल बॉक्स होता है, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं। यहां पे m क्रॉस n लिखा होता है और इसको बोला जाता है भैया ए मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो, रेक्टेंगल बॉक्स होता है, उसमें कुछ पंक्तियां होती हैं, कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ पंक्तियां होती हैं, कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं और यहाँ पे कॉर्नर में m क्रॉस n लिखा होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो m क्रॉस n है इसे कोटि बोला जाता है, आव्यूह की कोटि या फिर ऑर्डर। क्या होगा बेटा, ऑर्डर या फिर कोटि क्या होगा, m क्रॉस n। पहली चीज ये समझ लो, पहली चीज इतना आप समझ लो कि जो कोटि होगा, ऑर्डर होगा, m क्रॉस n होगा, ठीक है सर। अगर ये मान लेते हैं 3 रो है 3 कॉलम है, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है रो है, ये R3 है, ये पहला कॉलम है C1, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि m क्रॉस n इज इक्वल टू कितना बेटा, 3 क्रॉस 3। m क्रॉस n इज इक्वल टू कितना बेटा, 3 क्रॉस 3। अगर इनको मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कितना आ जाएगा, 9। और 9 क्या हो जाएगा, इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 क्या हो जाएंगे, इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे। आव्यूह की कोई वैल्यू नहीं होती है, आव्यूह की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आव्यूह की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है। अब मान लेते हैं कोई हमारे पास
एक नॉर्मल से हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है A11, वो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कितनी रो है? 3 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो पहला जो बता रहा है, ध्यान से सुनना, जो यहां पे M बता रहा है, M ये बता रहा है बेटा रो को, कितनी रो है। N बता रहा है कॉलम को, ठीक है। N क्या बता रहा है? कॉलम को। यहां पे जैसे A11 लिखा गया है, इसका मतलब है कि भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर मान लेते हैं A23 लिखा गया है, तो इसका मतलब सेकेंड रो, उसके बाद क्या बेटा? थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, ये बात समझ में आ रही? A11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स। A23 का मतलब क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो आपसे बिल्कुल आसान सा पूछेगा कि भैया ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें बता दो A23 कितना, A24 कितना, A12 कितना। तो आप देख के बता सकते हो भाई A11 कितना है, A12 कितना है, A13 कितना है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप ढूंढ के बता सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो बेसिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या होती है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का, ध्यान से सुनना, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास का मतलब है कि लिखा जाने वाला एक ऑर्डर होता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहती है। अवयव का मतलब एलिमेंट्स, जैसे वहां पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, सिमिलर A31, A32, A33, ये क्या है? अवयव है किसके? ए के, मैट्रिक्स ए के। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आव्यूह के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे ये पहला आव्यूह है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कितने रो और कितने कॉलम है, पहले वाले में अगर बात करें कितने रो हैं, आप कहोगे सर 3 रो हैं 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस का 2, 3 क्रॉस 2। इधर आ जाओ, इसमें कितने रो कॉलम है? सर 3 रो है 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इधर आ जाओ, कितने रो कितने कॉलम है? 2 रो 3 कॉलम। तो ये आपको समझ में आ गया भैया। ये सब क्या लिखे गए हैं? ऑर्डर लिखे गए हैं। कोटि बता रहा है मैट्रिक्स की कोटि कितनी है। यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, और यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग बढ़े, हम किसी m क्रॉस n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत aij m क्रॉस n का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे ij की वैल्यू रखते जाओ, एक एक एलिमेंट्स की वैल्यू आती चली जाएगी। हम केवल ऐसे आव्यूहों पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं हैं अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन हैं। मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसमें आपको इमेजिनरी नंबर नहीं दिखेगा। इमेजिनरी नंबर क्लास 11th याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा के साथ लिखा करते थे। तो इसमें बेटा आयोटा नहीं आएगा, रियल नंबर आने वाले हैं। जो भी उस रेक्टेंगल बॉक्स में जो भी अवयव फिल होंगे वो सब के सब क्या फिल होंगे बेटा? रियल नंबर फिल होंगे। जैसे 1 2 3 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया, ऐसे नंबरों से फिल किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आव्यूह के प्रकार देखिए। आव्यूह की कोटि आपको समझ में आ गई। आव्यूह की कोटि क्या होती है बेटा? कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना होगा बेटा? m क्रॉस n। m क्या बता रहा है? रो बता रहा है, और ये बता रहा है कॉलम, ठीक है। क्या बता रहा है? कॉलम बता रहा है। अब अगर हम लोग बात करें आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, तो अलग अलग टाइप्स हैं। मैट्रिक्स समझ में आ गया, रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है। आव्यूह के प्रकार में पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। जब आपसे बोला जाए कॉलम मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स, कॉलम बोला जाएगा, सिंगल कॉलम बनना चाहिए।
रो मैट्रिक्स बोला जा रहा, सिंगल रो बननी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे क्या बोला जा रहा है, अस्तंभ आव्यूह या फिर कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में ध्यान से सुनो क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक कॉलम होना चाहिए, इसमें केवल एक स्तंभ होता है, केवल और केवल एक स्तंभ होता है। देखो ये यहां पे 1 ही है, इसका मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ, या फिर कॉलम कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। तो कॉलम 1 होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स। सिमिलर इसका जस्ट उल्टा रो मैट्रिक्स आपके पास है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा भैया, पंक्ति एक होनी चाहिए, रो एक होनी चाहिए। जैसे ये है, इसका चेंज कर लो, 1 क्रॉस 4 है, ठीक है, एक रो है, 4 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 4। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, रो इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब कि m इज इक्वल टू 1। वहां पे n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, यहां पे m इज इक्वल टू 1। अगर m इज इक्वल टू 1 है देन आप कह सकते हो कि भैया सही है। क्लियर है, m इज इक्वल टू 1 है। अगला वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम को इक्वल करना है, मतलब कि जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। रो और कॉलम आपस में क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। अगर 2 रो है 2 कॉलम है, 2 कॉलम मतलब 3 रो है 3 कॉलम होंगे, तो मतलब रो और कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे ये है 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का, या फिर आप कह सकते हो m इज इक्वल टू एन, और उसे कोट n का वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे m और n की वैल्यू 3 है, तो आप क्या बोलोगे, 3 कोट का ये है, ठीक है, 3 कोट का आव्यूह है, या फिर थर्ड ऑर्डर का आव्यूह है। 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर का आव्यूह है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं मैक्सिमम टाइम यही यूज करने वाला हूं कि जो डिटर्मिनेंट्स है, जो डिटर्मिनेंट्स है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के बनते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के बनते हैं, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अगला हम लोग बात करें विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। डायगोनल वाले एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जो डायगोनल में है, 2 डायगोनल होते हैं, एक मेन डायगोनल होता है, एक अदर डायगोनल होता है। मेन डायगोनल का मतलब है कि मेन जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये मेन डायगोनल है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स बेटा क्या होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। क्या सारे 0 है, जी हाँ। तो अगर बाकी सारे 0 है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण डायगोनल, या वो सॉरी विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जो है डायगोनल एलिमेंट्स का ही पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, अब वो सेम होने चाहिए, बाकी अदर एलिमेंट्स 0, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। देखो विकर्ण आव्यूह के ही पार्ट है इसलिए बोला विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह इतना अदिश आव्यूह कहलाएगा यदि बी आई जे इज इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू 0, और ये सारी चीजें ये नहीं भी होंगी तो भी आप चल जाएगा, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। जैसे यहां पे देखो समान है, 3 है, तो बेटा एक ही एलिमेंट्स है तो समान ही हो गई। यहाँ पे √3 है, ये भी समान है, बाकी एलिमेंट्स 0। तो क्रमशः 1, 2 और 3 के अदिश आव्यूह हैं। आप भी देख सकते हो, ऑर्डर 1 का है, ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 3 का है। क्लियर है, ठीक है। अगला तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है, देखो डायगोनल में हमने 2 पढ़े, एक डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो मेन डायगोनल वाले हैं एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी 0। फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो समान होने चाहिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो समान तो होंगे बट 1 होंगे, समान होंगे बट 1 होंगे। तो यही चीज कह रहा है
कि एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, ध्यान रखना 1 होते हैं, शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। दूसरे शब्दों में वर्ग आव्यूह इतना है, और ये सारी चीजें लिखी गई, इनका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो I1 I2 आपको दो पढ़ने हैं, एक I1 का मतलब सिर्फ 1, I2 का मतलब बेटा 1 0 0 1, I3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 हो गया। ठीक है, I1 I2 I3 क्लियर है। उदाहरण के लिए आपको गिवन है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का एंड 3 ऑर्डर का कोटि 1 2 एंड 3 के तत्समक आव्यूह है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्लियर है। शून्य आव्यूह का मतलब क्या होता है, सारे जीरो हो, नाम से ही पता चला सारे जीरो, तो उन्हें क्या बोला जाता है, शून्य आव्यूह बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आव्यूहों की समानता। जैसे मान लेते हैं दो आव्यूह हैं, दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर हम लोग तभी कर पाएंगे जब उनकी कोटि समान होगी, मतलब कि 3 रो 2 कॉलम है तो दूसरे वाले के भी 3 रो 2 कॉलम होने चाहिए। अगर उनकी कोटियां समान नहीं है, अगर उनकी कोटियां समान नहीं है तो हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आव्यूहों की समानता में पहली चीज क्या होनी चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। क्लियर है। अब अगर दो मैट्रिक्स आपस में समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव अभी मैं समझाता हूं क्या चीज है। ठीक है, वे समान कोटियों के होते हैं। पहली चीज, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे हो। उदाहरण के लिए देखो, ये 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान आव्यूह कहलाएंगे। किंतु यहां पे देखो ये 3 2 के इक्वल नहीं है, गलत बात है। ये 2 भी 3 के इक्वल नहीं है, गलत बात है। तो ये क्या कहलाएंगे, समान आव्यूह नहीं है, समान आव्यूह नहीं है। अगर दो आव्यूह ए तथा बी समान है तो ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं, जैसे यहां पे है। अब अगर ये बोल दिया गया कि ये दोनों भैया समान आव्यूह हैं, क्वेश्चन में बोला गया ना दोनों क्या है, समान आव्यूह, तो ये जो x है किसके इक्वल होगा, माइनस का 1.5 के, 0 के, और z किसके इक्वल होगा, 2 के, a किसके इक्वल होगा, √6 के, b किसके, 3 के, c किसके, 2 के। क्लियर है। तो ये यहाँ पे गिवन है, ये आसान है, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे इसमें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, क्या क्या, दो आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं, दो आव्यूहों को आपस में घटाते कैसे, और दो आव्यूहों को आपस में गुणा कैसे करते हैं, यही तो सीखना। आव्यूहों में जो संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यही हमको करना है कि भाई क्या क्या करना है, योग, किसी आव्यूह का एक अधिक से गुणा, आव्यूहों का व्युत्कलन तथा गुणा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। अब देखते हैं टिप्पणी। दो आव्यूहों को अगर हमें जोड़ना हुआ, सिंपल सा देखो, दो अगर आव्यूहों को जोड़ना हुआ तो सबसे पहले उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू है बेटा 5 6 7 8। ए प्लस बी कर रहे हो, तो जब ए प्लस बी कर रहे हो तो 1 + 5 लिखना है, 2 + 6 लिखना है, 3 + 7 लिखना है, 4 + 8 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12। क्लियर है, ये आएगा 6 8 10 और 12, मतलब कि जो संगत एलिमेंट है उन्हीं को आपस में जोड़ दो तो ये कहलाता है हमारा क्या भाई, संगत एलिमेंट को अगर आपस में जोड़ रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आव्यूहों का योग कहलाएगा। आव्यूहों का बेटा क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा। ठीक है, सिमिलर हम लोग माइनस भी करते हैं, सेम डिट्टो हम लोग क्या करते हैं, आव्यूहों का ऋण आव्यूह करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। एक तो पहले ऋण आव्यूह का मतलब क्या है कि माइनस लगा के हटा दो भाई। जैसे a इज इक्वल टू है 3 - 5 1 एंड x, माइनस ए कर रहे हो बेटा तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 5 -1 माइनस का x, ये आ गया। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, सब में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप घटा भी सकते हो। आव्यूहों का अंतर, दो आव्यूहों का अंतर मान लेते हैं, a है 1 है 3 है 4 है 5 है, b है 0 है 1 है 2 है 3 है। जब इनका अंतर कर रहे हो, a माइनस बी कर रहे हो, तो संगत एलिमेंट 1 - 0 3 - 1 4 - 2 5 - 3,
तो ये आया 1 2 2, तो ये आ गया बेटा a माइनस बी। a माइनस बी कितना आ रहा, ये जैसे हमने ऐड किया वैसे हमने माइनस कर दिया, कोई अलग से इसमें और कहानी नहीं चिपकानी हमको। क्लियर है। अब आव्यूह के योग के कुछ गुणधर्म है उनको देख लेते हैं भाई। पहला क्रम विनिमय नियम है, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि ऑर्डर आगे पीछे कर लो, क्या ए को पहले कर ले बी को बाद में कर ले, या फिर बी को आगे कर लो ए को बाद में कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ का क्या करता है भाई, पालन करता है। दूसरा सहचर्य नियम, जैसे बॉक्स में a प्लस बी सी बाहर है तो आप b प्लस सी को बॉक्स में कर लो और a को बाहर कर लो, मतलब एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग जीरो वाला आव्यूह ऐड कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स में, अगर हम लोग जीरो मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स हमको मिल जाता है। ठीक है, वही मैट्रिक्स हमको वापस से मिल जाता है। क्लियर है। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स का माइनस करके ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अगर जीरो आ गया तो प्रतिलोम आव्यूह है अथवा ऋण आव्यूह है। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये सारी चीजें ऐसी हैं। अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म पहला वाला हम लोग देखते हैं। देखें यहां पे बहुत सारे दे रखे ना, आप ऐसे समझो कि जैसे ये k है, एक कांस्टेंट है और दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं a और b, तो आप इस k को अंदर भी ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर दोनों को आपस में ऐड कर दो, फिर दोनों को आपस में ऐड कर दो तो वही आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसे ये रहा k a प्लस बी, ये प्रूव है भाई k a प्लस बी का। और दूसरा वाला है कि जैसे k प्लस आई है इंटू a है, तो आप a को मल्टीप्लाई कर दो और a को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों आ जाएगा। मतलब कि ऐसे समझो आप, जैसे 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 है और आप बाहर से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कर। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा, 3 2 5 और गुणे 4 मतलब 20 आ रहा, यहां से 20 आ रहा। ठीक है सर, बट इसका मल्टीप्लाई तो यहां भी कर सकते हो कि 8 प्लस का 12, तो ये भी तो 20 आ रहा। वही सेम डिट्टो यहां पे भी कंसेप्ट लग रहा है। चाहे आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो या फिर बाहर वाली संख्या का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो वहां से भी जो आएगा वही सेम डिट्टो वहां से भी आएगा। क्लियर है। अब हम लोग सीख रहे हैं दो आव्यूहों का गुणन। ठीक है, दो आव्यूहों का गुणन, उसके बाद फिर परिवर्त देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आव्यूहों का गुणन देखते हैं हम लोग, आव्यूहों का गुणन कैसे होता है। आव्यूहों का गुणन, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें एग्जांपल से समझा रहे हैं 1 2 3 4 है, और बी वाली मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये है। ये तो बेटा 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। आप लिखोगे नोट पॉइंट करके, ए बी तभी पॉसिबल है, कब भैया पॉसिबल है, जब जब एक का कॉलम इज इक्वल टू बी का रो। ठीक है, ये होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब आगे आने वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कैसे होगा, मान लो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को साथ लिख लो भैया, 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स लिख लो 2 3 4 5। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 1 को उठाओगे, इस 1 को उठाओगे 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2,
दूसरे वाले एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 4। फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट्स मिला। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। यही आ रहा? जी सर यही आ रहा। अब दूसरा हमने फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड वाला एलिमेंट आएगा, मतलब कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, बीच में आपको प्लस लगाना है, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 4, फिर 3 इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 5, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब जो भी आएगा आप लिख सकते हो, कितना आ रहा भाई, 2 और 6, 4 दूनी 8, तो 10 हो गया, 6 और 4 चक 16, 22, 6 और 16 22, हाँ 3 और 10 13, 9 और 20 29, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ठीक है सर, एक और करा दो आप, एक और आपको गुणा कराते हैं, 3 क्रॉस 3 का कराते हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी है। मान लेते हैं ए बी हमें फाइंड आउट करना है, और ए वाला मैट्रिक्स पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल सा लिख दे रहे हैं। और दूसरा वाला मैट्रिक्स उल्टा करके लिख देते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये सर इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। 3 क्रॉस 3 का ये है, 3 क्रॉस 3 का ये है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है बेटा, सेम है। इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन, बेसिक सा एकदम ध्यान से सुनना। 1 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। ये आया पहला रो का पहला एलिमेंट्स। पहला कॉलम हो चुका है, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। आगे बढ़ जाओ, 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 5, 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3। फिर से आगे बढ़ जाओ, 4 इंटू 8 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2। फिर 4 इंटू 7 5 इंटू 4 6 इंटू 1। सिमिलर आखिरी वाले रो को उठाओ, तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, पहले कॉलम में यहां रखना है, दूसरे में यहां रखना है, तीसरे 7 इंटू 9 8 इंटू 6 9 इंटू 3, 7 इंटू 8 8 इंटू 5 9 इंटू 2। फिर 7 इंटू 7 8 इंटू 4, अच्छा ये बीच में प्लस है, प्लस 8 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 1, ये आ रहा है। ये 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, जिससे दो मैट्रिक्स है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे करने, आप जोड़ लो यार, कितना आ रहा है, 9 12 और 9, 9 प्लस का 12 प्लस का 9। दूसरा वाला 36 प्लस का 30 प्लस का 18। आखिरी वाला 63 48 27 8 10 6 32 25 12 56 40 18। आखिरी वाला भाई 7 8 3 28 20 और 6 49 32 और 9। जोड़ लो भैया जो भी आ रहा, 9 दूनी 18 और 12 30, ठीक है। 36 और 30 कितना हो जाएगा, 66, 66 और 8 74 84। फिर ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 8 18।
6 4 10, 2 12 1 13, 138। इसको जोड़ो भैया, 8 6 14 10, 24, 32 और 25 47 और 12 59, 56, 96 और 96 18, 96 और 18 114, 7 3 10 18, 28 6 34 20 54, और ये हो जाएगा भैया 49 9 56, 56 नहीं 58, 58 2 60 30 90, ये आ गया 90। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया बेटा 3x3 का। कोई हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कुछ यहाँ पे रूल भी है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, सिंपल सा ले लो, एज इक्वल टू है A11 A12 A13 A23 A21, ये के ए एक कांस्टेंट है, जब के से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में हो जाएगा, ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। किसी भी नंबर से अगर हम लोग बाहर कोई कांस्टेंट नंबर से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, आव्यूह का परिवर्त या फिर ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स आसान लैंग्वेज में समझो, रो को कॉलम में चेंज करना, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये कहलाता है हमारा क्या, ट्रांसपोज। इसको किससे दिखाते हैं, एटी लिखा जाता है या फिर ए डैश लिखा जाता है, कुछ भी लिख दो। यहां पे 3x2 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x3, क्लियर है। ये रहा। यहां पे देखो रो क्या थी, 3 रो थी, यहां पे 2 रो होगी क्योंकि 2 कॉलम थे उधर, तो रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है भैया। कुछ रूल भी है, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं किसके, आव्यूह के। किसी एक ही का ट्रांसपोज का 2 बार ट्रांसपोज ले लो, मतलब कि 2 बार ट्रांसपोज ले लो, वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। पहली बार ट्रांसपोज लोगे रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, फिर से ट्रांसपोज लोगे तो पहले वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, क्लियर है। और अगर के ए लिखा गया है तो आप के को बाहर कर सकते हो, ए का ट्रांसपोज ले सकते हो, ठीक है। और अगर ए प्लस बी लिखा गया तो अलग अलग ट्रांसपोज कर लो। ये आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है कि भैया ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश का इंटू ए डैश होता है, बाकी सब में सही है। ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश, क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सममित तथा विषम सममित। यहां पे बहुत सारी कहानी लिखी गई है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए आ जाता है ये क्या कहलाएगा, सममित, और अगर यही निगेटिव आ जाता है तो ये कहलाएगा बेटा विषम सममित। बस इतना ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा बेटा, विषम सममित कहलाएगा। ए डैश इज इक्वल टू अगर माइनस ए आ रहा है तो ये विषम सममित कहलाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसी मैट्रिक्स का हम लोग क्या ले ले बेटा, ट्रांसपोज ले ले। अगर उसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं और सेम वही डिट्टो मैट्रिक्स आ जा रही तो उसे हम लोग बोलेंगे कि भैया ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ रही, हम लोग बोल देंगे ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये रहा, ये बी गिवन है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, और जो माइनस में हो प्लस में हो जाएंगे, क्लियर है, क्लियर है बेटा। अगला है व्युत्क्रमणी एंड अव्युत्क्रमणी, व्युत्क्रमणी एंड अव्युत्क्रमणी। यदि ए कोट एम का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं।
ऐसी दशा में आव्यूह ए बीतकर्मणी आव्यूह कहलाता है। ठीक है, उदाहरण एक उदाहरण है, मतलब कि ये कह रहा है कि जैसे ऐसे समझो आप कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए है, मान लेते हैं ए कुछ दे रखा है, बी कुछ दे रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं ए बी, और ये आ जा रहा आइडेंटिटी, ए बी मैट्रिक्स क्या आ जा रही आइडेंटिटी, तो मतलब बी क्या है भैया ए का व्युत्क्रम है, मतलब बी इज इक्वल टू क्या है बेटा ए इनवर्स है। अब ये ए इनवर्स क्या है, ये हम लोग सार्डिक में पढ़ते हैं। ठीक है, ए इनवर्स क्या है बेटा, ये हम लोग सार्डिक में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम देखो छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको आव्यूह की कोटि बतानी है। कोटि का मतलब क्या है, ऑर्डर बताना है कि कितनी रो है कितने कॉलम है। कोटि याद आ रहा है, भूले तो नहीं हो? कोटि का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्डर, m क्रॉस n। m क्या था, m फॉर रो, n क्या है बेटा कॉलम, ये आपको बताना है। कोटि का मतलब m क्रॉस n, m का मतलब रो कितनी है कॉलम कितनी है। तो आप तो बता ही सकते हो इसमें कितने रो हैं भैया, कितने रो हैं सर, R1 है, R2 है, R3 है। ओके, कितने कॉलम है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। तो कितना हो जाएगा भैया, 4 कॉलम है 3 रो है। तो कोट कितनी हो जाएगी बेटा, 3x4। पेपर में आएगा तो कर ले जाओगे। दूसरा, अवयवों की संख्या, टोटल अवयवों की संख्या क्या होती है, इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 चौका 12। और गिन भी सकते हो भाई, 4 इधर है 4 इधर है 4 इधर, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 12 हो गए, 12 एलिमेंट्स हो गए। अब यहां पे पूछा गया है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपको ढूंढना है। ये एड्रेस है, जैसे घर का एड्रेस होता है आपके, पहले आप अपना नाम लिखते हो, फिर पिता का नाम लिखते हो, फिर गांव का नाम लिखते हो, तो वैसे सिमिलर ये एड्रेस है। A13 पे हमको जाना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाना है। फर्स्ट रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये हो जाएगा भैया 19। सिमिलर A21 अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा 35। A33 फाइंड आउट कर रहे हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये रहा थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 5। और A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। एक और बच गया है भाई A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। कितना आ रहा बेटा, 5/2। तो इससे सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे भाई, जितने भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते थे। हमने एक कोटि का क्वेश्चन किया, दूसरा आव्यूहों की संख्या का, आव्यूहों की संख्या का मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो आराम से आ जाएगा। तीसरा था भैया आव्यूह कितने बन रहे हैं, उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। डन है बेटा यहां तक? ठीक है सर, डन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, मतलब m क्रॉस n की वैल्यू कितनी है बेटा, 24 है। देन आपसे पूछ रहा है कि इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। कोटियां का मतलब m क्रॉस n। ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला कि भैया m इंटू n इज इक्वल टू 24 है, और आपको पूछा है भैया m क्रॉस n कितना होगा, m क्रॉस n कितना होगा। ध्यान से देखो, क्या रो जीरो हो सकता है, रो नॉट इक्वल टू जीरो, सिमिलर कॉलम भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कि मिनिमम एक तो होना चाहिए, मिनिमम एक रो होनी चाहिए, मिनिमम एक कॉलम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भैया, अगर हम लोग r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 24 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा भैया, कॉलम कितना आएगा 24। पहली चीज, अगर हम रो 2 रख रहे हैं तो कॉलम कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 12। अगर हम लोग 3 रख रहे हैं तो कितना आएगा भैया, 8 आएगा। 4 रख रहे हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या 5 से कटेगा, नहीं सर 5 से 24 नहीं कटता।
अच्छा, ये जो लिखे गए हैं इनके उल्टे भी होंगे? जी हाँ, बिल्कुल उल्टे होंगे। कौन कौन से? 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3 एंड 6 × 4, ये भी होगा। ठीक है, 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3, 6 × 4। तो ये टोटल कितने हो गए भैया? 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, और कुछ बनेगा नहीं। तो टोटल कितने पॉसिबल कोटियां हैं भैया? टोटल पॉसिबल कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं भैया? 24। 24 नहीं गुरुजी, ये 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। बना पाओगे? रो और कॉलम जीरो नहीं हो सकते, ना तो रो जीरो हो सकता है, ना तो कॉलम जीरो हो सकता है। m क्रॉस n की वैल्यू 24 है, तो मिनिमम एक एक रख सकते हो। m की वैल्यू 1 रखा तो 1 क्रॉस 24, n की वैल्यू 1 रखा तो 24 × 1। सिमिलर 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ऐसे हमने यहां तक किया। उसके बाद जस्ट उल्टा करते चले गए, तो कितना आया? टोटल 8 आया। ऐसा। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? 18 है। तो फिर से क्या पूछा इसने? संभव कोटियां हैं, तो इसमें संभव कोटियां कितनी हैं? उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है, अगर 5 अवयव हो तो संभव कोटियां कितनी होगी? तो पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इन्होंने बोला भैया m × n कितना है? 18, तो भैया m क्रॉस n की वैल्यू क्या हो सकती है? सब पिछला वाला सिमिलर हम लोग करते हैं। 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, मतलब इसी को डिवाइड करते जाओ। 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटेगा। इसका जस्ट उल्टा, उल्टा इन द सेंस 18 × 1, 9 × 2 एंड 6 × 3। तो भैया टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए? कितने होंगे? 3 इधर 3 इधर, 6। टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। ठीक है सर, टोटल ऑर्डर कितने हो गए? 6 हो गए। आगे बढ़ जाओ। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया m × n की वैल्यू सर 5 है। m × n की वैल्यू 5 है, तो हमें ढूंढना है कि कितनी ऑर्डर होंगी बेटा। जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे इसको, m क्रॉस n क्या 1, 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1, 5 हो सकता है। क्या 5 और कोई नंबर से डिवाइड होगा? नहीं सर, सिर्फ आखिरी से डिवाइड होगा। 5 × 1, यही दो तो पॉसिबल है ना। तो टोटल ऑर्डर्स कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। टोटल ऑर्डर्स कितने हैं बेटा? सिर्फ 2 हैं। और इधर कितने हैं? 6 हैं। और इधर कितने हैं? 2 हैं। तो मतलब कि अगर आपको ये नंबर्स दे के पूछेगा तो नो डाउट आप बना सकते हो, सारे क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो। चाहे आपका वो 32 दे दे, 36 दे दे, 24 दे दे, 25 दे दे, कुछ भी दे दे, आप बना सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। i + j कर लो बेटा, इसको i + j है। ठीक है, एक मैं बनाऊंगा, बाकी 2 आप बनाओगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें रचना करनी है, रचना करनी है। आई जे इज इक्वल टू क्या है? i प्लस का j, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, और हमें क्या बनाना है? 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट्स बना, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, पहले लेट कर रहे हैं भैया। एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो क्या होगी? A11, 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया। अब जब हम लोग A11 फाइंड आउट करने जा रहे हैं, A11 i की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, j की वैल्यू कितनी है? 1, ये j हो गया। A11 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कौन से फार्मूले में रखेंगे? यहां पे 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 2 आ गया। ठीक है सर, A12 फाइंड आउट करते हैं। 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 9/2। कितना? 9/2। फिर उसके बाद A21 कितना? 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 1 3, मतलब 9/2। फिर उसके बाद A22 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 4 4 × 16 8, ये आ गया।
सभी नंबर्स आ गए, यहां पे रख दो। A11 का मतलब 2, ये 9/2, 9/2 और ये कितना आया बेटा 8 आया, तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलर ऐसे आप ये दोनों सॉल्व कर लेना, ठीक है। सिमिलर आप ये दोनों सॉल्व कर लेना कि जैसे हमने ए आई जे सॉल्व किया, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ये फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन हमने यूज किया। अब दूसरा फंक्शन आई अपॉन जे यूज करेंगे, ठीक है, आई अपॉन जे यूज करेंगे। आई अपॉन जे में क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा। आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे, तो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, आप क्यों कष्ट करोगे। ए इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 1 1/2, ये कितना हो जाएगा भाई, आई की वैल्यू 2 रखोगे, जे की वैल्यू 1, तो 2 और 2 और 2 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। A11 निकालोगे, आई और जे की वैल्यू समान है, तो 1/1 1। A12 रखोगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो आई अपॉन जे रखना है 1/2। A21 रखना है, आई की वैल्यू 2 रखनी है, जे की वैल्यू 1 रखनी है, तो कितना हो जाएगा 2/1, मतलब कि 2। उसके बाद A22 रखना है, मतलब कि 2/2 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो भैया। और ये आपका एक होमवर्क हो गया, आप भी तो कुछ सॉल्व करोगे, आप इसको कमेंट करोगे भैया, कमेंट करके बताओगे और मैं चेक करूंगा कि किसका सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। पिछला वाला आसान था, 2x2 का करना था, अभी हमको क्या करना है, 3x4 का करना है। मतलब कि टोटल 12 एलिमेंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेशन में टोटल 12 एलिमेंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक मैं करूंगा, दूसरा आप करोगे, पहला वाला मैं करता हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3x4 का एक आव्यूह लेना है। तो हम लोग लेट करते हैं भैया, A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 एंड 34, ये आ गया, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है फार्मूला भैया, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ माइनस का 3i प्लस का जे। अब आपको वैल्यू रखते चले जाना है। जैसे ही हमने A11 रखा, मतलब कि हाफ माइनस का 3 प्लस का 1, मॉड लगा है तो ये माइनस का 2 आएगा, मॉड मतलब प्लस कर देता, तो 2/2 मतलब 1, पहला। दूसरा A12 मतलब कि 1/2 माइनस 3 प्लस का 2, अब ये आ गया भैया 1/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, A13 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3, तो ये भैया 0 आ गया। A14 1/2 माइनस का 3 प्लस का 4 मतलब कि 1/2। पहला रो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, A21 फाइंड आउट करते हैं। A21 तो भैया -3 इंटू 2 करोगे, माइनस का 6 आएगा, प्लस का 1 आएगा, और ये 1/2 बाहर रखो, तो ये आया 5/2। मॉड लगा है तो माइनस को प्लस में कर देगा, 5/2। सिमिलर A22 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2 मतलब कि 2, क्योंकि 4 है यहाँ पे, देखो -6 + 2 माइनस का 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 आएगा। A23 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, बस आपको फार्मूले में रखते जाना है यार, आई और जे की वैल्यू फार्मूले में रखते जाना और कुछ नहीं करना, 3/2, ठीक है। अगला A24 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा, 1 आ रहा है। A31 1/2 माइनस का 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 4। A32 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2 7/2। A33 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3 मतलब कि 3। A34 1/2 माइनस का 9
प्लस का 4 मतलब कि 5/2। ये सारे नंबर्स आ गए, बस इन्हीं को प्यार से रख दो। सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, सारे एक एक नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। तो बस आपको उठा के रखना है और कुछ नहीं करना है, बस प्रेम से आपको यहां पे रख देना है। ये कितना हो जाएगा भैया, A11 कितना है, 1 है, 1/2 है, 0 है एंड 1/2 है। उसके बाद 21 में कितना है, 5/2 है एंड 2 है, 3/2 है, उसके बाद 1 है, फिर 4 है बेटा, 7/2 है, 3 है, 5/2 है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये सेकंड वाला आप खुद से कर देना, होमवर्क है, कमेंट करना है आपको, पहले सॉल्व करोगे फिर कमेंट करोगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार था। ठीक है, आसान भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्या हो गया ना कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कर रहे हैं, तो बताया था ना कि संगत एलिमेंट समान होंगे, यहां पे भी संगत एलिमेंट समान होंगे। मतलब कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो यहां से कह सकते हो कि भैया y इज इक्वल टू 4 है, z इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 1 है। पहला सवाल हो गया, जो जिसके संगत है उसके इक्वल है। दूसरे वाले में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है बेटा, सॉरी 6 है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 5 है, और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 8 है। तो यहां से जेड इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 0 है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 6 है, और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा, और y इज इक्वल टू 2 रखोगे तो x इज इक्वल टू 4, मतलब ये रखना पड़ेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर है? और y इज इक्वल टू 4 रखोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है, दोनों से। इधर आ जाओ, यहां से आप सॉल्व करोगे कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब यहां से ये y प्लस जेड यहां पे रख दो, तो ये 7 यहां पे रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2। इस y प्लस जेड को हमने यहां पे रखा था, x प्लस जेड को यहां पे रख दो 5, तो y इज इक्वल टू 4। और क्या बच गया भाई, x और y की वैल्यू 4 है और 2 है तो 6 हो जाएगा। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 3। क्लियर है? तो ये तीसरा वाला सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते रहना है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है कि a का क्या मान होगा, b का क्या मान होगा, c का क्या मान होगा, d का क्या मान होगा। ठीक है, ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करनी है कि भैया a का मान क्या होगा, b का क्या होगा, c का क्या होगा, d का क्या होगा। कुछ नहीं, बस इक्वल करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। हम इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व कर रहे हैं। अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 2a माइनस का a और माइनस b प्लस b कट जाएगा और ये प्लस का 1, a इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर a इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो b इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, b इज इक्वल टू 2 आएगा। यहां से ये सॉल्व हो गया। a इज इक्वल टू 1 है, यहां से 1 रख दो, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे 1 रखा तो ये 2 और ये उधर गया तो सॉल्व हो गया। c इज इक्वल टू 3 है तो ये 9 हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चल गया होगा कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके संगत वाले एलिमेंट्स को भी हम लोग इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डन है यहां तक। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, वर्ग आव्यूह में क्या होता है भाई, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स याद आ रहा होगा। वर्ग आव्यूह का मतलब है
कि रो और कॉलम आपस में सेम होने चाहिए। तो m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, n होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भैया m इज इक्वल टू n होना चाहिए। अगला, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। अब ये बोला कि ये दोनों कब समान होंगे। अगर ये दोनों समान है तो आप कह सकते हो कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्योंकि भैया ये आपस में इक्वल होगा ना, ये यहां से y की वैल्यू 7 आ रही है और यहां से भी y की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, ये डन है, ये डन है। उसके बाद 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4। यहां से कह सकते हो कि भैया यहां से x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 7/3, और यहां से x इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, माइनस का 2/3, जो कि गलत है। एक ही इक्वेशन में x की दो वैल्यू कैसे आ सकती है। तो इसमें से आप क्या कह सकते हो भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सिंगल वैल्यू आनी चाहिए थी, यहां पे दो दो वैल्यू आ रही हैं x की। y की सही है, y की एक ही वैल्यू आ रही सही है, बट x की दो वैल्यू आ रही, सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। इस वजह से क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3x3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या फिर 1 हो, 0 या फिर 1 हो। यहां पे सभी के लिए कितने ऑप्शंस हैं, दो दो ऑप्शंस हैं। तो टोटल प्रविष्टियां कितनी है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, आप कहोगे कि सर 9। चॉइस कितनी है फॉर ईच एलिमेंट्स, आप कहोगे कि सर दो दो, दो दो, एक 0 रख सकते हो, एक 1। इसलिए टोटल टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा भैया, 2 की पावर 9 मतलब कि 512 है किसी में, ये रहा 512। क्लियर है, ऑप्शन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा है चाहे बिहार बोर्ड का, ये आपको एक नंबर में मिलने ही वाला है। ठीक है, हो सकता है 2 की जगह 3 प्रविष्टियां कर दें। ठीक है, तो कितना आ रहा, 2 की पावर 9 मतलब कि 512। मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें जोड़ना है। ठीक है, आपको जोड़ना है, घटाना है, उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद भी आगे हमको करना है। अगर हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ए प्लस बी, पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस बी सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया इन दोनों को आपस में ऐड करना है, मतलब 2+1 करना है, 4+3 करना है, 3 माइनस का 2 करना है, 2+5 करना है। तो यहां से ये कितना आएगा बेटा, 3, ये 7, ये 1 और ये 7, ये आ गया पहला। दूसरा हमें माइनस में करना है, a माइनस बी करना है, तो भैया b वाले एलिमेंट्स को माइनस के साथ रख लो, मतलब कि 2 माइनस 1, 3 प्लस 2, 4 माइनस का 3 एंड 2 माइनस का 5। तो यहां से ये कितना आ रहा, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। आखिरी वाला, थर्ड वाला, 3a माइनस का c, इसे हमें सॉल्व करना है। तो a में 3 से मल्टीप्लाई कर लो भैया, 6, 12, 9, 6। उसके बाद हमें माइनस करना है सी वाले को, -2, 3, 5 एंड 4। अब ये सॉल्व कर लो, कितना आ रहा, 6 + 2, 12 माइनस का 5 एंड 6 माइनस का 4, कितना आ रहा भाई, 6 2 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 में से 3 गए 6 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो ये बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी एंड बी ए। दो क्वेश्चंस हमें फाइंड आउट करना है, कौन कौन सा, ए बी एंड बी ए। तो इसको हम लोग अगले पेज पे करते हैं, अगले स्लाइड पे करते हैं। पहले ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। ए कितना है, 2432। बी कितना है, 13 - 2 5, 13 - 2 5।
ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी। तो जब ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं 2 4 3 2 एंड 1 माइनस का 2 3 5, तो बेटा ए बी फाइंड आउट करने से पहले हम लोग एक चीज चेक करते हैं, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, मतलब कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं इक्वल तो मल्टीप्लाई होगा, और जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा भैया, कॉर्नर वाले वैल्यू, तो ए बी का ऑर्डर कितना आ रहा, 2 क्रॉस 2 आ रहा। ये देखने में छोटा लग रहा है बट इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई कर लो भैया, ए बी का मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस का 2, जैसे हमने सिखाया था आपको, 2 इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 5, 3 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू माइनस का 2, 3 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 5, ये आ गया। कितना आ रहा है बेटा, 2 1 के 2 माइनस का 8, 3 1 के 3 माइनस का 4, 6 20 9 10, यहां से कितना आ रहा, माइनस का 6 आ रहा, माइनस का 1 आ रहा, 26 आ रहा, और ये 19 आ रहा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क भी है। हमने बी ए सॉल्व किया है, आप सॉरी ए बी सॉल्व किया, आपको बी ए सॉल्व करना है। ठीक है, आपको बी ए सॉल्व करना है और कमेंट करना है। बी ए सॉल्व करके क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। क्लियर है, तो ए बी हमने सॉल्व किया, बी ए आप सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और यहां पे भी हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। पहले दोनों को ऐड करना है, फिर इनटू करना है, फिर उसके बाद भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को आपस में ऐड करना है और देखना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का आप आपस में ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे भैया, a प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस का बी प्लस का ए एंड ए प्लस ए, तो ये कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये आपका b है ना, सॉरी यहाँ पे b है, ये 0 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। अब आप इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो और a लिख सकते हो। ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला भी आप ऐड कर सकते हो, आपस में सिमिलर है दोनों। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये आपका फार्मूला हो जाएगा माइनस का 2ab। आप इनको लिख भी सकते हो कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, और ये किसका है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, बाकी आगे वाले भी नंबर्स आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने इसको जोड़ा वैसे इसको जोड़ सकते हो। ये पूरा का पूरा 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बस, ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1 ये भी 1। ठीक है, ये आप होमवर्क कर लेना, कुछ नहीं करना है। -1 प्लस 12 करना है तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 4 और 7 करना है तो 11 आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको। क्लियर है, अगला क्वेश्चन हम लोग अब क्या कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स को आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। आप कहोगे कि सर हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का है। मल्टीप्लाई करो, क्या क्या आएगा भैया, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, उसके बाद दूसरा का माइनस का ab प्लस का ab, फिर माइनस का b का मल्टीप्लाई करो, माइनस का ab प्लस का ab हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस माइनस b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो मतलब कि ये दोनों हट जा रहे, फिर बच कितना रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0, ये बच रहा है, और ये आया कितने का, 2 क्रॉस 2 का। क्लियर है, ये आ कितना रहा, 2 क्रॉस 2 आ रहा। अब इधर आ जाओ, ये मैट्रिक्स है आपका 3 क्रॉस 1 का, और ये है 1 क्रॉस 3 का। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा,
बिल्कुल हो जाएगा। और नई वाली जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी बेटा, 3x3 की। चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 1 इंटू 2, 1 इंटू हमने 2 किया 2 आया, 1 इंटू 3 किया 3 आया, 4 आया, फिर 2 2 जा 4, 6 8 6 9 एंड 12, कितना आ रहा बेटा, 3x3 आ रहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये 3x1 का है, ये 1x3 का है, दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 इंटू 2। अब कोई और कॉलम में एलिमेंट्स नहीं है और इधर रो में नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर 1 का 3 में 1 का 4 में, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए हम चले गए, ये आ गया। क्लियर है। इसमें ये किसका है बेटा, 2x2 का है, ये किसका है, 2x3 का है। तो नया वाला जो बनेगा ये हट जाएगा, तो नया वाला जो बनेगा 2x3 का बनेगा। देखते हैं, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, फिर 1 इंटू 2 2 माइनस का 6, 1 इंटू 3 3 माइनस का 2, ये आ गया। फिर 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 2 जा 4 9 6 3। आप भी सॉल्व करोगे, आप में भी यही आएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 माइनस का 4 1 एंड 8 13 एंड 9, ये आ गया। क्लियर है। क्या ये आप तीनों कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। जैसे ये आपने ऊपर के 3 किए वैसे ये आप नीचे के 3 होमवर्क कर लो। प्रैक्टिस के लिए आप अपने प्रैक्टिस के लिए बाकी के 3 क्वेश्चंस रख सकते हो, यहां से आपको सॉल्व हो जाएगा भाई बाकी के 3 क्वेश्चंस भी। क्लियर है। बाकी के 3 क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। ठीक है सर, बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी दोनों आपस में इक्वल है। दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 1 प्लस 3 2 माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 इंटू 2 3, माइनस 1 इंटू 0 माइनस का 1, 1 इंटू 3 सॉरी 1 प्लस 3 4, ये आ गया ए प्लस बी। क्लियर है। अब बी माइनस सी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहां पे जरूरत है, यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। बी माइनस सी, बी में से सी को हटाओ, 3 माइनस का 4 माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3, 2 माइनस का 1 1, 0 माइनस 2 मतलब कि प्लस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ गया, ये आ गया। ए प्लस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है भैया, ए प्लस बी माइनस सी, ये रहा ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा ध्यान से देखो, बी माइनस सी हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ये और ये ए, ये रहा 1 प्लस का माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0, तो 1 प्लस माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 में 0 ऐड कर दो माइनस 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 में 4 ऐड कर दो 9 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 एंड 1 2 हो जाएगा, एंड माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 1 एंड 0 1 हो जाएगा। ये आ गया भैया ए प्लस बी माइनस सी। दूसरा राइट हैंड साइड कह रहा है कि ए प्लस बी करना है और उसके बाद इसमें से सी हटाना है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी हमारे पास ये है और सी हटा दो, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, उसके बाद 9 में से 0 गए 0 9, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 7 माइनस का 2 मतलब 5 एंड माइनस 3 एंड सॉरी 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 1, 4 माइनस 3 1, ये आ गया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर है, जो उधर आ रहा है वही चीज यहां पे आ रही है। डन है भैया। अगला क्वेश्चन,
हमें फाइंड आउट करना है 3a माइनस का 5b। कैसे सॉल्व करोगे? 3a माइनस का 5b सॉल्व करना है तो जो पहला वाला a वाला मैट्रिक्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो b वाला मैट्रिक्स है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आपस में माइनस कर दो, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। चलो भाई पहले हम लोग 3a निकालते हैं। 3a निकालते हैं तो ये कितना हुआ बेटा 2, ये कितना हुआ 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। उसके बाद हम लोग 5b निकालते हैं बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, ये आ गया, यही आएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करना है, डिफरेंस लेना, 3a माइनस का 5b। कोई बात नहीं सर, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, और ये भी 0, 7, 6, 2 ये भी 0, भैया सब और सब 0 आ गए। तो 3a माइनस 5b कितना आ रहा? एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा, एक जीरो आरक्यू आ रहा। क्लियर है? डन है भैया यहां तक। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? कॉस थीटा है और इधर साइन थीटा है, तो किसी नंबर से अगर हम लोग बाहर मैट्रिक्स में लेके जाते हैं, बाहर से कोई नंबर लेके जाते हैं तो सब में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इस कॉस को सब में लेके जाओ, ये बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। दूसरा वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इन दोनों भाई साहब को आपस में ऐड कर दो, कर देते हैं ऐड, क्या ही दिक्कत आएगी। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। भाई ये वैसे भी दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं सर, ये प्लस में ये माइनस में, जीरो लिख लेते हैं ना, क्यों लिख रहे हैं? हाँ जीरो लिख लो, सेम ये भी जीरो, और ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको कुछ बोला भी जाता है, क्या बोला जाता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 0 1, ये आंसर हो जाएगा 1 0 एंड 0 1, ठीक है। ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1 0 एंड 0 1। नेक्स्ट, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू है और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू है, ठीक है। ये 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है और ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है। यहां से हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं x और y की वैल्यू, वैसे ही सॉल्व करते आएंगे भाई, x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखते हैं क्या होगी x और y की वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन क्या है, अगर हम लोग पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, 2 है, 0 है, 5 है। x माइनस वाई क्या है? 3 है, 0 है, 0 है, 3 है। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, जैसे नॉर्मल इक्वेशन ऐड करते हैं वैसे नॉर्मल ऐड कर देते हैं। y से y कट जाएगा तो ये बचेगा 2x, और ये बचेगा भैया 7 0 2 5, इसमें ऐड हो रहा क्या? 3 0 0 3, ये ऐड हो रहा, ठीक है, ये ऐड हो रहा। ऐड करके बताओ भैया, 2x 7 प्लस 3 10, 0 0 2 2 5 और 3 8। इस 2 को इधर लेके आओ तो 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 5 1 0 4। तो ये x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेटा किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व कर लो। तो अगर हम लोग y इज इक्वल टू बोले तो क्या आएगा? 7 0
5 माइनस का x, तो y इज इक्वल टू 7025 माइनस x कितना है ये 5014 माइनस कर दो 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस का 4 ये आ रहा भाई 2 1 0 1 और ये आ गया भैया y। ठीक है, ये आ गया, ये आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि बीच में कई बार कट पिट कर रहे हो। ठीक है, तो कट पिट नहीं करना है, आराम से बिंदास तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग आगे बात करें, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड वाला क्या था भैया? सेकंड वाला 2x था, 3y था और ये कुछ मैट्रिक्स था। क्या है भैया मैट्रिक्स में? 2 3 4 0 2 3 4 0। कुछ और भी था, 3x प्लस 2y है और ये किसके इक्वल है? 2 माइनस 1 और माइनस 2 5 इसके इक्वल है। ध्यान से सुनो, क्लास 10th में आपने 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा। कैसे करते हैं बेटा? किसी एक को हटाना होता है तो उसके कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग पूरे में ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब 6 6 दोनों में आ जाएगा, तो हटा देंगे। तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस का 9y पूरे में करना है और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दूसरे में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 6x हो जाएगा, 4y हो जाएगा और इधर भी जो नंबर आएगा 4 माइनस का 2 माइनस का 4 एंड 10, ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, आप इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये 6x और 6x हट जाएगा, 9y में से 4y गया तो 5y आ जाएगा। और ये जो नंबर्स हैं कौन से भैया? ये 6 है, 12 है, 9 है, 0 है, माइनस 4 है, माइनस 2 है, माइनस का 4 है, 10 है। इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे कि सर y इज इक्वल टू 1/5 और ये हो जाएगा 6 माइनस का 4, 12 प्लस का 2, 9 प्लस का 4 एंड 0 माइनस का 10। यहां से कुछ तो आ रहा है, 1/5, 6 माइनस 4 2, 12 2 14, 9 4 13 माइनस का 10, ये आ रहा, ये y आ रहा। ये कितना आ रहा बेटा? y आ रहा। ठीक है, ये कितना आ रहा? y आ रहा। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो बेटा x फाइंड आउट करना है तो x कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस का 3y मतलब 3/5 और ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा भाई? ये पूरा नंबर 2 14 13 माइनस का 10, ये आ जाएगा। यहां से आप 2x सॉल्व कर लो तो कितना आएगा भाई? 2 माइनस का 6/5 पहला, 3 माइनस का 39/5 और ये कितना हो जाएगा भाई? 4 माइनस का 14×42/5, दूसरा 0 प्लस का 30 या फिर आप कह सकते हो 30 को हटाओ 6, ये आ रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। कितना आ रहा है? 1/5 कॉमन ले लो, सबके नीचे से 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए 4,
5 तिहाई 15, 39 में से 15 गए 14, 39 में से 15 गए माइनस का 25, कितना बेटा माइनस का 25, और ये 5 चौक 20, 42 में से 20 गए माइनस का 22, और ये कितना 6, हमने 5 कॉमन लिया है ना, इसके नीचे 5 था नहीं, ये कितना आ रहा 6 आ रहा ना, तो इसको 30 बनाना पड़ेगा भैया, इसको 30 बनाओ। क्लियर है? अब यहां से x लेके आओ और इधर 2 से डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 1/5 और पूरे में 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 माइनस का 11 और माइनस का 25/2 और 15, ये आ गया आंसर भैया, ये आंसर हो गया, x की वैल्यू ये आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरीके से आप एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, जहां भी आपको एक्स वाई मिलेगा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। क्लियर है? क्लियर है भैया, जहां भी एक्स वाई की वैल्यू आपको मिलेगी तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन, एक फंक्शन वाला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, और बोला गया है कि एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई के इक्वल है। क्लियर है? एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई के इक्वल है। कैसे सॉल्व करोगे? कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है 0 है, साइन एक्स है कॉस एक्स है 0 है, उसके बाद नीचे कितना है बेटा 0 0 1 है, तो ये एफ एक्स है। तो हम लोग एफ वाई भी सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ, तो कितना हो जाएगा, ये कॉस वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, सिर्फ एक्स को वाई रिप्लेस करना, माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 ये हो गया। अच्छा, हम लोग और भी सॉल्व कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस वाई भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया भैया कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 आ गया। ठीक है, ये आ रहा, तो हमको यही प्रूव करना है। पहले हम लोग एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लेते हैं, फिर इसके इक्वल दिखा देंगे कि भैया इसके इक्वल आ रहा है। चलो एफ एक्स इंटू एफ वाई करते हैं। क्या क्या है भाई, एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है साइन एक्स है एंड 0 है, माइनस साइन एक्स है कॉस एक्स है 0 है 0 है 0 है 1 है। दूसरा वाला भी कुछ ऐसे ही है, बस वाई वाई दिख रहा है, कॉस वाई है साइन वाई है 0 है, माइनस का साइन वाई है कॉस वाई है 0 है 0 है 0 है 1 है, ये गिवन। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, पहला हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई करो भाई, कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, लिख लेते हैं, कितना आ रहा भाई, कॉस एक्स साइन वाई साइन वाई, उसके बाद साइन एक्स कॉस वाई, यहां माइनस करके लिख ले, साइन एक्स कॉस वाई, फिर आगे 0 हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ, ये भी 0 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में लिखो भाई, दूसरे वाले में साइन एक्स कॉस वाई कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई कॉस वाई, और ये बेटा 0 हो जाएगा, और यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा। ये फार्मूले लिखे गए हैं, आप ध्यान से देखो, फार्मूले लिखे गए किसके,
कॉस एक्स प्लस वाई के, दूसरा वाला माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है बेटा, साइन एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। क्या यही लेफ्ट हैंड साइड में है? बिल्कुल है सर, यही लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्रूव हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यही है तो प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड में भी वही था। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमें दिखाना है कि ये भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल नहीं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अलग आ रहा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो अलग आ रहा होगा, ये हमको दिखाना है। तो मैं ये नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बाकी जो 2x2 का है आप सॉल्व कर लीजिए। अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड वाले को, ठीक है, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1 इंटू -1 करोगे -1 आएगा, 2 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, प्लस का 6 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 6 आएगा, 1 इंटू 0 1 करोगे, 2 इंटू 1 करोगे 2 आएगा एंड 12 आएगा। ठीक है, 0 इंटू -1 0, 0 एंड 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 हो जाएगा एंड ये माइनस का 1 आएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा। 1 इंटू -1 माइनस का 1, 0 एंड 0, 1 इंटू 1 माइनस का 1, 1 इंटू 1 एंड माइनस का 1, तो ये 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 1 इंटू 0 करोगे 0 होगा, 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा एंड ये 0 आएगा, तो 1 आ रहा है इसमें। इसको सॉल्व कर लो, ये 5 आ रहा, ये 0 आ रहा, ये माइनस का 1 आ रहा, ये 6 1 7 और ये 5 हो जाएगा, माइनस का 1 0, 12 और 2 14 और ये 1 1 1 आ रहा। क्लियर है? अब हमें दूसरे वाले को देखना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 1 हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा -1 5 के इक्वल नहीं है, -1 5 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहीं से कह दो, ठीक है, यहीं से कह दो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्वल नहीं है ना आपस में, इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई ए स्क्वायर है माइनस का 5a है प्लस 6i का हमें मान बताना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ए हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसका मल्टीप्लाई करना है 2 बार, आपस में ही मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद 5a मतलब a में 5 से मल्टीप्लाई करना है और 6i फाइंड आउट करना है, फिर सबको आपस में जैसे इसने बोला है वैसे करना है और फाइनल आंसर निकालना। तो हमें क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। पहले हम लोग ए स्क्वायर पे फोकस करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, इसका मतलब क्या है, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर, आपस में ही मल्टीप्लाई कर लो, 0 1 -1 1 3 0, फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 सर 4 0 0 प्लस का 1, 2 इंटू 0 0 0 माइनस का 1, 2 इंटू 1 सर 2, ये 0 बाकी 0, 2 इंटू 2 4 प्लस का 2 प्लस का 3, उसके बाद 2 इंटू 0 0, ये 1 हो जाएगा एंड ये माइनस का 3 हो जाएगा, 1 एंड -3 माइनस का 2, 2 इंटू 1 2 एंड 3, तो ये 5 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 माइनस का 2 हट गया 0, 1 इंटू 0 0 माइनस का 1 और ये 1 इंटू 1 1 -3 तो माइनस का 2, ये आ गया। इसको देखो भैया सॉल्व करो, ये हो गया भाई 4 एंड 1 5, 4 2 6 3 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2, ये आ गया। ये आ रहा ए स्क्वायर। हमें और किसकी जरूरत है? 5a की जरूरत है। 5a की जरूरत है ना, क्योंकि इक्वेशन में 5a है, तो 5a, तो a में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 5 0 5 -5 5 15 एंड 0। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? 6i
6i का मतलब क्या है बेटा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमको लिखना है। क्योंकि आई हम लोग यहाँ पे ऑर्डर 3 का ले रहे हैं, ठीक है, 3x3 का ले रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। 3x3 का मैट्रिक्स लेने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने का एक रीजन है I3। क्या है सर रीजन? क्योंकि भाई सब 3x3 का ऑर्डर का है, इस वजह से हम लोग इसको ले रहे हैं। 2x3 का लेते तो नहीं ऐड कर पाते, ठीक है। अब हमें फाइनल क्या फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, ये फाइंड आउट करना है। आसान है, a स्क्वायर कितना है 5, माइनस का 5a कितना है 10, और ये कितना है बेटा प्लस का 6 है। आगे बढ़ जाओ, -1 है, बाकी 0 है, कोई दिक्कत है नहीं, 2 है और माइनस का 5 है, फिर से 0 है, आगे कोई दिक्कत नहीं, 9 है, माइनस का 10 है और ये 0 है, -2 है, माइनस का 5 है, -2 है, माइनस का 5 है, प्लस का 6 है। उसके बाद 5 है, माइनस का 15 है और ये 0 है, 0 है, माइनस का 5 है, 0 है, माइनस का 5 है एंड ये भी 0 है, प्लस का 0 हो गया। -1 है, प्लस का 5 है, -2 है, प्लस का 6 है, ये आ रहा। अब ये कितना आ रहा है, 6 5 11, -10 1 आ रहा, 9 में से 10 गए, माइनस का 1 आ रहा, माइनस का 5 आ रहा, माइनस का 1 आ रहा, 5 2 7, माइनस का 1 आ रहा और ये 4 आ रहा, -3 आ रहा, -10 आ रहा, 4 आ रहा। तो ये बेटा आंसर आ रहा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i कितना आ रहा, 1 -1 -3 -1 -1 -10 एंड -5 4 4। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं, अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन, यहां पे आपको बोला गया है कि a स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2i इज इक्वल टू 0 है। अच्छा एक सेकेंड, इन्होंने बोला कि भैया ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे ए में और -2i कर देंगे। चलो ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या है, ए स्क्वायर है, मतलब कि 3 है, 4 है, -2 है, -2 है, इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा भैया, 3 त्रिक का 9, -2 इंटू 4 माइनस का 8, माइनस का 6 प्लस का 4, 12 माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस का 4, यहां से कितना आ रहा, 1 आ रहा, 4 आ रहा, -6 प्लस 4 माइनस का 2 आ रहा और ये माइनस का 4 आ रहा। ये आ गया भैया ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि a माइनस का 2i निकालना है, के ए माइनस का 2i, के ए का मतलब क्या है, 3k 4k माइनस का 2k एंड 2k, ठीक है, ये भी माइनस का 2k, क्लियर है। माइनस का 2i मतलब कि 2 0 0 2, इसको सॉल्व करो तो ये 3k माइनस का 2 माइनस का 2k 4k माइनस का 2k माइनस का 2, यही इक्वल था किसके, ए स्क्वायर की इक्वल था। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई यही वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, -2 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, -4 के इक्वल। अब आप किसी को भी आपस में इक्वल कर लो, यहां से आप इसको आपस में इक्वल कर सकते हो। तो यहां से कितना आ रहा भैया, के की वैल्यू कितनी आ रही, 1। अच्छा इनको आपस में इक्वल कर लो तो यहां से भी वैल्यू कितनी आएगी, के की 1। तो मतलब के की वैल्यू कितनी आ रही, 1। चाहे इधर से सॉल्व करो चाहे इधर से सॉल्व करो, दोनों तरफ से के की वैल्यू कितनी आ रही, 1 1 आ रही। क्लियर है? यहां तक आप किसी भी साइड से सॉल्व करिए, के की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही बेटा, 1 ही आ रही है। क्लियर है भैया, के की वैल्यू 1 आ रही, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो या फिर दूसरे तरीके से। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर के बना रखे हैं, 2 4 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं।
ये वाला तो आप कर ले जाओगे, मुझे उम्मीद है। इस पर आता है, कह रहा किसी व्यापार संघ के पास, कोई व्यापार संघ है, इसको 1800 से 3600 कर लो, ये दूसरा वाला 3600 है बेटा, ठीक है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000, कितने, 30,000 रुपयों का कोष है, मतलब कि उसके पास 30,000 रुपए है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5%, द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का, यहाँ पे जो वर्ड बोला है उस पे ध्यान रखना, आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों को कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जाए कि जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि कुल कितना प्राप्त होना चाहिए, 1800 प्राप्त होना चाहिए। 1800 कैसे प्राप्त होगा, देखो 30,000 रुपए है, मान लेते हैं पहले बॉन्ड में एक्स दे रहे हैं, दूसरे में 30,000 माइनस का एक्स जमा होगा। जैसे आपके पास टोटल 30,000 है, आपने उसमें से कुछ रुपए एक बैंक में जमा कर दिए, कुछ रुपए दूसरे बैंक में, तो पहले बैंक में आपने एक्स जमा किए, तो दूसरे बैंक में जाहिर सी बात कितनी है, 30,000 माइनस का एक्स जमा करोगे, ठीक है सर। इनको रख लो मैट्रिक्स में। दूसरी मैट्रिक्स ये है, कितना ब्याज इनको मिल रहा है, 5% का, मतलब कि 5/100, कितना मिल रहा है, 7%, 7/100। ये किसके इक्वल है, टोटल कितना इनको ब्याज मिल रहा है, 1800, तो ये किसके इक्वल है बेटा, 1800 के इक्वल है। ये 1x1 है, 1x1 का मैट्रिक्स है, ये कितने का बेटा, 1x1 का है, 1x2 का है, और ये 2x1 का है। मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ रहा भाई, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस का x इंटू 7/100, ये आ रहा। अब ये किसके इक्वल है, 1800 के इक्वल है भैया। अब दोनों कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में एक एक एलिमेंट्स है, तो 100 का मल्टीप्लाई दूसरी साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 21, 7×3 = 21, उसके बाद 4 0 माइनस का 7x, और ये कितना हो जाएगा भैया, 1800, उसके बाद 2 0, ठीक है। तो ये 2,10,000 हो गया, ये 1,80,000 हो गया। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, 2x = कितना आ रहा है भाई, 30,000 आ रहा है। यहां से x = मतलब 15,000, मतलब कि एक एक सिंगल बॉन्ड में कितने फिल किए जा रहे हैं भैया, 15,000। तो पहले में अगर 15,000 दिया जा रहा है, तो 30,000 माइनस का 15,000 करोगे तो दूसरे में भी उतना आएगा। अब आप दूसरा यहाँ जो 3600 लिखा गया है, आप इसको कहां पे फिल कर सकते हो, यहाँ पे आप 3600 फिल कर देना, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दूसरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा भूल जाओ, ये किसी और क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको हम लोग भूल जाते हैं, अभी नीचे वाले को भूल जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्लियर है, ऊपर वाले को देखते हैं क्या आता है। एक स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, दर्जन का मतलब है कि 12 यूनिट। अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप 1 दर्जन कोई सामान लेके आओ, तो इसका मतलब क्या है कि आप 12 लेके आ रहे हो, इतनी 12 यूनिट। अगर आपसे ऐसे नॉर्मल बोला जाए कि 1 दर्जन पेन लेके आओ, तो 1 दर्जन पेन का मतलब आप 12 पेन लेके आ रहे हो। बात क्लियर है। तो भाई साहब ने क्या बोला कि स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो भाई लिख लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की कितनी है, केमिस्ट्री की कितनी है भैया, 10 दर्जन, मतलब कि 10 गुणे 12 बुके हैं, 120 टोटल है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, फिजिक्स की कितनी है, 8 दर्जन, 8 × 12 मतलब 96। और क्या है भैया,
10 दर्जन अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स 10 दर्जन मतलब कि 120। और कुछ है? बस इतने। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। कितना भैया? 80 रुपए किसका है? केमिस्ट्री का। 40 रुपए किसका है? फिजिक्स का। और इकोनॉमिक्स का कितना है? अच्छा 60 रुपए है और इकोनॉमिक्स का 40 है। ये बेटा 60 है और ये 40 है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। टोटल टोटल पूछ रहा है कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है सर। टोटल आरएस कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं, इनको ऐसे लिख लो 120, दूसरा 96 है, उसके बाद 120 है, और इनको ऐसे लिख लो 80 रुपए, क्योंकि ईच बोला है। अगर दर्जन बोलता, प्रति दर्जन है, तो हम लोग ये जो 12-12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हटा देते। 60 है एंड 40 है। अब भैया इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 12 अट्ठे 96 प्लस 6 36, 6 9 54, 3 57। ठीक है। और ये 12 चौक 48, 2 जीरो लगा दो, ये आ गया। तो टोटल मुद्रा कितनी आ रही है भैया? टोटल कितना आ रहा? 96, जोड़ लो भैया इनको, 0 0 0, आखिरी में 0 आ रहा, फिर से 0 है, और इसमें 6 है, और इसमें 0 है, तो 6 हो जाएगा। 6 है, 7 है, 13 हो जाएगा, और 8 21 हो जाएगा, मतलब कि 2 9 2 11, 11 5 16, 4 20। तो ये आ गया भैया 20,160 रुपए। टोटल कितना आ रहा? टोटल बेटा कितना आ रहा? टोटल रुपए कितने आ रहे हैं? 20,160 रुपए आ रहे हैं। टोटल उसने कितने कमाए? 20,160 रुपए उसने कमाए। क्लियर है? 20,160 रुपए उसने ओवरऑल कमाए। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो है अब ऊपर वाले को हम लोग हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अभी पीछे ही सॉल्व किया था। अब हम लोग नीचे वाला, ये एक नया क्वेश्चन है, इसका यूज करते हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव वाले में। तो इन्होंने बोला है कि P का जो, सॉरी, X का ऑर्डर है 2 क्रॉस N, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। X का ऑर्डर है भैया 2 क्रॉस N का। ठीक है। और Y का ऑर्डर कितना है बेटा? 3 क्रॉस K का। और क्या है भैया? और Z का ऑर्डर है 2 क्रॉस P। और क्या है भाई? W है, W का ऑर्डर है भाई N क्रॉस 3। और क्या है? P है, P का ऑर्डर P क्रॉस K है। ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन से ले रहे हैं, तो सबके ऑर्डर दे रखे हैं। ऑर्डर का मतलब कोटि, कोटि का मतलब क्या है कि जैसे P है तो उसमें 2 पंक्ति है और N स्तंभ है। सिमिलर Y में 3 पंक्तियां हैं, K स्तंभ है। Z में 2 पंक्तियां हैं, P स्तंभ है, P और ये K N सब वेरिएबल्स है। क्लियर है? हमें क्या दे रखा है? PY इज इक्वल टू WI। ये WI दे रखा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो भैया P का ऑर्डर कितना है? P का ऑर्डर कितना रहा होगा भैया? P क्रॉस 3 है। और Y का ऑर्डर कितना है? आप कहोगे सर Y का ऑर्डर 3 क्रॉस K है।
तो यहां से जो पी वाई बनेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, उसका ऑर्डर कितना आएगा भैया, पी क्रॉस के आएगा। पहली चीज पता चल गई। दूसरा ले लो, दूसरा डब्लू वाई, डब्लू का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस 3 है, और वाई का ऑर्डर कितना है भाई, 3 क्रॉस के है। तो जो डब्लू और वाई आ रहा है इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, एन क्रॉस के रहा होगा, एन क्रॉस के रहा होगा। यहां से आप देख रहे होगे भैया एन इज इक्वल टू पी, यहां से आप देख रहे होगे एन इज इक्वल टू पी, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मतलब कि एन और पी आपस में इक्वल होंगे, के इक्वल होगा। तो कितना आ रहा भाई, एन इज इक्वल टू पी आ रहा, और हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी का ऑर्डर कितना था, पी क्रॉस 3, और वाई का, ठीक है, डब्ल्यू का एन क्रॉस 3 और वाई का 3 क्रॉस के, ठीक है भाई। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही, एन और पी आपस में इक्वल हैं, कहां पे इक्वल है, ऑप्शन फर्स्ट में, और के इज इक्वल टू 3 आ रहा। हाँ ये रहा, पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई है, पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई है, और पी वाई, पी का मतलब कितना है, पी क्रॉस 3, वाई का मतलब 3 क्रॉस के, वाई का मतलब 3 क्रॉस के, और डब्ल्यू का मतलब क्या है भाई, डब्ल्यू का एन क्रॉस 3 है, डब्ल्यू का मतलब क्या है भाई। अच्छा ये हमने तो सॉल्व ही नहीं किया ना, डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई का मतलब है डब्ल्यू का एन क्रॉस 3 है, और वाई का कितना है भाई, वाई का 3 क्रॉस के। तो यहां से एन क्रॉस के आ रहा, एन इज इक्वल टू पी आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू एन, क्योंकि पी इज इक्वल टू 2 नहीं है, के इज इक्वल टू 3, पी स्वैच अच्छा नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कितना आ रहा भाई, पहला ऑप्शन आ रहा, के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू 2। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी में अगर n इज इक्वल टू पी है तो 7x माइनस 5z हमें फाइंड आउट करना। 7x माइनस 5z, भैया 7x, x का देखो, x का क्या है, 2 क्रॉस n है, और z का क्या है, z का क्या है बेटा, 2 क्रॉस p है। तो ये दोनों तो सेम ही होंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में जोड़ या फिर घटाव हम लोग तभी सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहां से पता चल रहा है कि भैया n इज इक्वल टू पी है, n इज इक्वल टू पी है, तो ऑर्डर कितना आएगा, इस पूरे का ऑर्डर कितना आएगा, कोई एक मैट्रिक्स बन रही होगी, तो ऑर्डर कितना आएगा, या तो 2 क्रॉस n आएगा या फिर 2 क्रॉस p आएगा। तो जो भी गिवन है 2 क्रॉस n गिवन है, ये रहा बी वाला, बाकी गलत है, बाकी गलत है, ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है बेटा, गलत है। सिर्फ कितना है, 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p, दोनों में से कोई एक सही होगा। तो आपको ऑप्शन में क्या दिख जाएगा, 2 क्रॉस n दिख जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया हमारा ऑप्शन बी सही है। क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा परिवर्त हम लोग अगर ढूंढे, परिवर्त आपको बताया था, परिवर्त का मतलब है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बेटा, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारे पास ए गिवन है, ये भी ए गिवन है, और ये भी ए गिवन है। तो यहां से कह सकते हो कि भैया ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, 1/2 होगा, माइनस का 1 होगा। इसका ट्रांसपोज लोगे ए डैश, तो क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा भाई, ए डैश, रो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, जैसे ये पहली रो है इसको कॉलम बना दो, मतलब -1, 5 एंड 6। ये दूसरा वाला है तो √3, 5 एंड 6, ये 2, 3, -1 है। कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये हो गया भाई ट्रांसपोज। क्लियर है, ठीक है बच्चा यहां तक।
सममित विषम सममित देख लेते हैं। पूछा है कि सममित है या फिर विषम सममित है। सममित का मतलब आपको बताया था मैंने, सममित का मतलब क्या है बेटा, ए डैश इज इक्वल टू ए आना चाहिए। और विषम सममित का मतलब क्या है बेटा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस का ए आना चाहिए। ये चेक करते हैं कौन सा सममित है कौन सा विषम सममित है। अगर हम लोग सममित की बात कर रहे हैं, पहले वाले को चेक करते हैं। पहला वाला, जैसे ही आपने ए डैश लिया वापस से वही आ रहा। देखो -1 ऐसे आप चेंज कर लो वही आएगा 513। तो कह सकते हो ये भैया ए की इक्वल है। तो आप कह सकते हो चूंकि ए डैश इज इक्वल टू ए, अतः ये क्या हो जाएगा भैया, सिमेट्रिक हो जाएगा या फिर सममित हो जाएगा। सममित है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा वाला, ये पहला था। दूसरा ए डैश हम लोग लिख रहे हैं, ए डैश का मतलब परिवर्त निकाल रहे हैं, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त। इसका परिवर्त निकाल लो, ये क्या आएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ये ध्यान से देखो -1 के इक्वल आ रहा है। जो प्लस है वो माइनस हो जा रहा है, इधर जो प्लस है वो माइनस हो जा रहा है, और जो माइनस है वो बेटा क्या हो जा रहा है, प्लस हो रहा है। तो ए डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा, माइनस का ए आ रहा। क्लियर है, ए डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा, माइनस का ए आ रहा। क्लियर है बच्चा यहां तक। तो जब भी आपसे सममित और विषम सममित टाइप की पूछेगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेके ही आपको सॉल्व करना है। अगर इक्वल आता है तो सममित है, नहीं इक्वल आता है तो विषम सममित है। ठीक है बेटा। उसके बाद आप कर सकते हो भाई ए बी माइनस बी ए है, और भी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे आपको क्या पूछा गया, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। यहां पे आपको अल्फा की वैल्यू पूछी गई, आपको क्या करना है, ए दिया है प्लस ए डैश निकालना है। कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अच्छा, ये किसके इक्वल है, आप कहोगे कि सर ये जो है 1 0 0 1 की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू किसके, 1 के। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 के। मतलब कि यहां से कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कहीं पे है 60 डिग्री, जी हाँ 5/3। ये क्लियर है यहां तक। चलो भैया, ठीक है बेटा। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, वन शॉट ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं। तो आप इसको एक बार जरूर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले खुद से सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन देखना, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, थ्योरी स्टार्टिंग में पूरी कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट है थ्योरी, पूरी कवर कर लेना। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू।